नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन बहुत बड़ी उपलब्धि भरा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने मिशन को पूरा करके आज अंतरिक्ष से वापस धरती पर सकुशल सुरक्षित वापस लौट आए हैं। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। बताएंगे बिहार में नीतीश सरकार ने रोजगार को लेकर क्या लिया है बड़ा फैसला। होगी बात अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की भी चर्चा करेंगे। कैसे भारत ने 5 साल पहले ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीस दिन बाद धरती पर लौटा भारत का लाल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देश में जश्न, मां बाप ने बताया गर्व का पल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने दी बधाई। अगले एक हफ्ते तक क्वारंटीन में रहने के बाद होगी स्वदेश वापसी। एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर बरसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए हुई थी एससीओ की स्थापना। 3 बुराइयों को जड़ से खत्म करना जरूरी। चीनी राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। युवाओं के रोजगार के लिए बिहार कैबिनेट में नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति। ओडिशा के बालासोर में छात्रा द्वारा आत्महत्या मामले की जांच के लिए यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। समिति 7 दिनों के भीतर देगी अपनी रिपोर्ट। मामले का राजनीतिकरण करने के लिए राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विदेशी व्यापार के मोर्चे पर आई अच्छी खबर सामने। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निर्यात $210 अरब के पार। बीते 10 वर्षों में पहली तिमाही में यह विदेश व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा। जून में व्यापार घाटा हुआ कम। और आज की एक अच्छी खबर से करते हैं शुरुआत। 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सकुशल सुरक्षित तरीके से वापस धरती पर लौट आए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की शुभांशु के साथ वापसी हो गई है। 4 दशकों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर गया हुआ था। शुभांशु की सकुशल धरती वापसी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने बधाई दी है। शुभांशु की वापसी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल नजर आया तो सुरक्षित वापसी के बाद से पूरे देश में खुशी की लहर भी दिखाई पड़ रही है। शुभांशु का परिवार अपने बेटे की उपलब्धि से गौरवान्वित है तो इस मिशन का अनुभव भारत के अंतरिक्ष के अन्य संभावनाओं के लिए नए द्वार खोलता नजर आएगा। शुभ आगमन पर देश में जश्न। धरती पर लौटा भारत का लाल। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती पर सकुशल वापस पहुंच गए। शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद लौटे। शुभांशु जब कैप्सूल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबका अभिवादन किया। उनके चेहरे पर सफलता की चमक और संतोष साफ नजर आ रहा था। ये क्षण भारत के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि शुभांशु पहले भारतीय हैं जिन्होंने किसी निजी मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की और सुरक्षित लौटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर एक्स पर अपने संदेश में लिखा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 के संचालन में उनकी भूमिका ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को मेरी ओर से बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से धरती पर शुभ आगमन का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं।
जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और पथ प्रदर्शक भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए एक्स पर लिखा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन से सफल वापसी हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष को छुआ है बल्कि भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक और वापस उनकी यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक गौरवपूर्ण कदम है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों में उनकी अपार सफलता की कामना करता हूँ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी को भारत के लिए एक अद्भुत पल बताया। One of her illustrious sons returns back after accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. And therefore, as I said, today indeed Bharat has found an enduring space in the world of space. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का परिवार स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग के अविस्मरणीय पल का गवाह बना। अंतरिक्ष से शुभांशु की शानदार सफल वापसी के बाद से उनके परिवार में भावुकता और खुशी की लहर दिखी। परिवार ने केक काटकर उनकी वापसी का जश्न मनाया। सब अच्छे से हो गया, सब ईश्वर साथ में है, ईश्वर नहीं उसको वहाँ पहुँचाया था। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की शानदार सफल वापसी के बाद देश भर में खुशी की लहर है। हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसी मेहनत करें और हम भी ऐसे आगे बढ़ें और हमें भी पूरी दुनिया देखे। शुभांशु शुक्ला ऐसा मोटिवेशन देते हैं जो बताता है कि हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्य एस्ट्रोनॉट्स के साथ अगले 1 हफ्ते तक क्वारंटीन रहेंगे। उन्होंने 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ISS के लिए उड़ान भरी थी और आज उनकी यात्रा भारत की नई अंतरिक्ष पहचान का प्रतीक बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। की शुभ यात्रा और उसके बाद में सुरक्षित वापसी, लेकिन कई और नए अनंत द्वार खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस मिशन में किस प्रकार के तमाम प्रयोग हुए हैं या अभी इसके और पड़ते खुलना बाकी है, उसका भी जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि एक्सियोम 4 मिशन के अगर प्रयोग की बात की जाए तो करीब 58 से 60 ऐसे प्रयोग हैं छोटे बड़े मिला के, जो कि इस पूरे मिशन का हिस्सा थे, जिसके तहत तमाम काम किए गए हैं। तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने इस पर काम किया है। पोलैंड के माध्यम से 15 प्रयोग किए गए, क्योंकि हम जानते हैं पोलैंड के इसमें अंतरिक्ष यात्री भी थे। इसके अलावा हंगरी के अंतरिक्ष यात्री के माध्यम से 25 प्रयोग किए गए और एक्सियोम स्पेस जो एजेंसी है उसके माध्यम से 11 प्रयोग किए गए हैं। तो भारत की ओर से 7 प्रयोग किए गए हैं। मिला के अगर देखा जाए तो करीबन 55 से 60 छोटे बड़े तमाम ऐसे प्रयोग हैं जो बहुत मददगार साबित होंगे आगे के मिशन के लिए, कई अनेक प्रकार की संभावनाओं के लिए। अंतरिक्ष में भारत के 7 प्रयोगों की अगर बात की जाए तो मांसपेशियों का अध्ययन विशेष तौर पर भारत के माध्यम से किया गया कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं जब मिशन पे और मंगल मिशन में इस प्रकार के जब कार्यक्रम होंगे आगे हमारे आने वाले वक्त में, तो उसमें ये सहायक होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों पर किस प्रकार का असर पड़ता है वो तरीके से यहाँ से राज खुलना शुरू होंगे। फसलों के विकास को लेकर भी भारत की ओर से प्रयोग किया गया। इसमें 6 प्रकार के फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जाए गए और उनके ऊपर कई प्रकार के प्रयोग किए गए। इसमें भविष्य में अंतरिक्ष में खेती के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं या क्या संभावनाएं, उस दिशा में कई प्रकार के नए द्वार खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। संभावनाओं के बीज अंकुरण को लेकर भी भारत की तरफ से यह प्रयोग किया गया था। बीजों के अंकुरण और पोषण में बदलाव का अध्ययन किया गया है ताकि इस भविष्य में खेती की संभावनाओं या कहा जाए खाद्य सुरक्षा की संभावनाओं को लेकर भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अंतरिक्ष में लौटने के बाद इन बीजों पर कई प्रकार के रोपण और कई प्रकार के प्रयोग होंगे, क्योंकि इतने वक्त तक स्पेस में रहने के बाद उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं इसका अध्ययन होगा। माइक्रो जंतुओं की सहन शक्ति को लेकर भी एक तरीके से अध्ययन हुआ है। इसके अंतर्गत
टार्डिग्रेड्स जो कि वाटर वॉरियर्स होते हैं, उनमें किस प्रकार की सहनशीलता होती है, उन जीवों को लेकर किस प्रकार के होता है, इस पे अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष में जीवों की सहनशीलता को लेकर समझने में एक तरीके से ये मदद करेगा और ये माइक्रो जंतुओं की सहन शक्ति के अध्ययन के तौर पर इसको कहा जा सकता है। इसी प्रकार से स्क्रीन का संज्ञानात्मक प्रभाव को लेकर भी भारत की ओर से प्रयोग किया गया है, अध्ययन किया गया है। अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग पर प्रयोग किया गया है कि आखिर कंप्यूटर स्क्रीन जब प्रयोग किया जाता है तो आंखों पर कितना इसका असर पड़ता है, आपकी कार्यकुशलता पर कितना असर पड़ता है, इसके तमाम प्रकार के पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन हुआ है। माइक्रो एल्गी का विकास को लेकर भी 3 प्रकार के माइक्रो एल्गी का अध्ययन करने के लिए इस पर विशेष तौर पर इस पूरे मिशन में भारत की ओर से कोशिश की गई और भोजन, ईंधन और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए एक तरीके से उपयोगी होगा। यानी भविष्य में कैसे हम और बेहतरी से वहां पर रह के काम कर सकें अंतरिक्ष में या अन्य ग्रहों के लिहाज से, वहां पर उस दिशा में यह मददगार होगा। साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन भी किया गया। अंतरिक्ष मिशनों में ऑक्सीजन भोजन उत्पादन के लिए भी यह उपयोगी होगा और अपने आप में नई जो इसकी रिसर्च है वो नए पहलू खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये अपने आप में भारत की ओर से किए गए 7 प्रयोगों के लिहाज से हम कह सकते हैं कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थे और एक्सियोम मिशन के तहत भारत की ओर से इसको शुभांशु शुक्ला ने एक तरीके से किया था। इस खबर के बाद अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने इस फैसले के तहत देश में 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है, जो कि अगले 5 साल के लिए होंगे। और अपने आप में बिहार में रोजगार की समस्या हो या फिर किस प्रकार से युवाओं को लेकर एक नई दिशा देना हो, इस पर कहीं फोकस करती हुई नीतीश सरकार नजर आई है। ऐसे में किस तरीके से इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है, आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से खबर। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम। औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित। बिहार की एनडीए सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं विकास आयुक्त करेंगे। ये समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसकी संभावना और विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। साथ ही बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे बीएलओ सुपरवाइजर को सालाना मिलने वाले मानदेय के अलावा 6,000 रुपए देने का भी फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इससे बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एनडीए की सरकार 25 से 30 इस बिहार में 1 करोड़ रोजगार सृजन करेगा और साथ साथ सरकारी नौकरी भी, दोनों मिला करके 1 करोड़ रोजगार बिहार के अंदर सृजित करेगा। राज्य सरकार के 1 करोड़ रोजगार देने के फैसले पर तेजस्वी यादव ने फिर से तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विधायी तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट से 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा किया गया और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह उनकी हताशा, सामने खड़े हार की हताशा और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है, यह दर्शाता है। बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में बिहार में युवा आयोग बनाने और सरकारी नौकरी में केवल राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण देने जैसे 43 बड़े फैसले किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर आपको दिखाएंगे अर्थ जगत के मोर्चे से कैसे भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है, कैसे निर्यात बढ़ा है, क्या है पूरी खबर, आंकड़ों के नजरिए से विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ।
और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और अब बात इकोनॉमी से जुड़ी खबर की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है और उसके लेकर आंकड़े भी लगातार गवाही देते रहते हैं। भारत के निर्यात के आंकड़ों में तेजी दर्ज की गई है और ये बीते 10 साल की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इस बीच आगे महंगाई के आंकड़े भी आए थे जो आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीते 6 वर्षों में महंगाई सबसे कम दर्ज की गई। तो जहां तेजी से विकास का पहिया घूम रहा है, तो आम लोगों को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत मिल रही। क्या है पूरे आंकड़े, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं और बाधाओं के बावजूद भारत का व्यापार आंकड़े शानदार कहानी कह रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत का निर्यात प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। निर्यात के आंकड़े बता रहे हैं कि अगर यही गति जारी रहती है तो देश पिछले साल के रिकॉर्ड उच्च निर्यात स्तर को पार करने की राह पर होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश से होने वाला कुल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 210 अरब डॉलर को पार कर गया। बीते साल की इसी अवधि के मुकाबले ये करीब 6% की बढ़त दिखाता है। बीते 10 वर्षों में पहली तिमाही में ये विदेश व्यापार का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वर्ष की पहली तिमाही में होने वाला कुल आयात करीब 180 अरब डॉलर रहा है, जो बीते साल 172 अरब डॉलर के स्तर पर था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल जून में भारत का व्यापार घाटा कम होकर 18.78 अरब डॉलर रह गया, जबकि मई में ये 21.88 अरब डॉलर था। जून में जिन वस्तुओं के आयात में कमी आई उसमें अहम है दालों के आयात में आने वाली 75% की कमी। इसके साथ ही न्यूज प्रिंट, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, कोयला और कीमती धातुओं के आयात में कमी दर्ज की गई है। जून महीने में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, चाय, जूट उत्पादों, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, अनाज और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयात जो है वो काफ़ी घटा है और इसी का असर ये हुआ है कि व्यापार घाटा आपका
जो है वो कम हो गया और ये लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके रुपए पर जो अनावश्यक दबाव पड़ता है, जब व्यापार घाटा बहुत बढ़ जाता है तो रुपए पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, वो दबाव काफ़ी हद तक कम होगा। निर्यात के आंकड़े संतोषजनक हैं, तो महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को लगातार राहत मिल रही है। खुदरा महंगाई दर जून 2025 में घटकर 2.1% हो गई है। इसमें पिछले महीने के मुकाबले 0.72% की कमी दर्ज की गई है। मई में ये 2.82% थी। जून 2025 में रिकॉर्ड की गई खुदरा महंगाई दर जनवरी 2019 के बाद रिटेल मुद्रास्फीति का सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। वहीं थोक महंगाई दर जून में गिरकर -0.13% हो गई है। इस साल की शुरुआत से ये पहला मौका है जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर नकारात्मक स्तर और 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 5.1% रही है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में 8.1% थी। आधिकारिक डेटा के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के कार्यकाल में जनवरी 2012 से लेकर अप्रैल 2014 तक के 28 महीनों में से 22 महीनों में महंगाई दर 9% से अधिक रही थी। यूपीए के कार्यकाल के आखिरी 3 वर्षों में देश में खुदरा महंगाई दर औसत 9.8% रही थी, जबकि उस समय वैश्विक स्तर पर महंगाई महज 4 से 5% के बीच थी। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में ज्यादा समय खुदरा महंगाई दर 5% से कम रही है और कभी भी महंगाई ने 8% से ऊपर का स्तर पार नहीं किया है। जनवरी 2019 के बाद का ये सबसे निचला स्तर है और इसमें कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो खाद्यान्न है। और अगर मैं 3 चीज़ों की बात करूं, एक तो आपका जो सब्जी है, दूसरे अगर बात करूं मसाले की, तीसरे अगर बात करूं दाल की, इन तीनों में डिफ्लेशन देख रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो महंगाई दर है वो नकारात्मक हो चली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष के अपने पिछले निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। अजय मिश्रा और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हरित ऊर्जा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो भी समय से पहले। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो।
मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक के बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया। तो अभी तक की अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से अंतरिक्ष के लिहाज से आज का दिन बेहद खास था। तो उस खबर को दिखाया हमने कि धरती पर लौटा भारत का लाल शुभांशु शुक्ला की वापसी हुई है 20 दिन के बाद। धरती पर बिहार में आएगी नौकरी की बहार। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ रोजगार सृजन करने को लेकर अगले 5 साल का मिशन तैयार किया है और कम हुआ व्यापार घाटा यानी आर्थिक मोर्चे पर भी भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर आई है। तो अपने आप में इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और अब बात आगे करते हैं और अगली खबर की बात करते हैं जो कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वो है हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी अब 50% से लगभग थोड़ी ज्यादा ही कर ली है। भारत ने यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में ग्रीन ऊर्जा का यह लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया। क्या कुछ आंकड़े हैं आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5 वर्ष पहले भारत ने हासिल किया है अपना तयशुदा लक्ष्य। और ये किस प्रकार के आंकड़े हैं? कुल ऊर्जा में 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का भारत में हो गया, यानी कि कुल मिलाकर रिन्यूएबल एनर्जी 50% भारत अपनी जरूरत की उत्पादन कर रहा है। भारत में पैदा होती है कुल 484.8 गीगावाट ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा की बात हो रही है, लेकिन इस ऊर्जा में 50% हिस्सा 242.8 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दुनिया के नजरिए से भी। नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक लक्ष्य था, 2025 में 5 वर्ष पहले ही भारत ने ये हासिल कर लिया। 2030 में जो लक्ष्य हमको हासिल करना था 50% रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हमने 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो कौन कौन सी तमाम योजनाएं जिन्होंने बड़ा संबल प्रदान किया। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, सौर पार्क विकास किया गया और राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, ये तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उसका ही असर है कि आज भारत ने 5 साल पहले ही एक बड़ा अचीवमेंट लक्ष्य हासिल कर लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की अगर बात की जाए तो तापीय विद्युत ऊर्जा लगभग 242 गीगावाट है। इसका लगभग 49% या कहा जाए 50% से 0.08% कम है एक तरीके से उसका योगदान। और गैर जीवाश्म ईंधन की अगर बात की जाए तो ये 242.78 गीगावाट भारत में है और ये 50.08% है कुल अपनी ऊर्जा का अगर हिस्से की बात की जाए तो ये अपने आप में 100% और अपने आप में अगर आंकड़े की बात की जाए तो 484.82 गीगावाट कुल उत्पादन क्षमता, जिसमें से 50% गैर जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत ने अपनी क्षमता को हासिल किया है। अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसमें तापीय विद्युत ऊर्जा लगभग 242 गीगावाट जो हम जिक्र कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट है, ये लगभग 2% से थोड़ा कम है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए तो ये लगभग 50 गीगावाट के आसपास पहुंचती नजर आ रही है, ये 10% से ज्यादा है। नवीकरणीय ऊर्जा 184.62 गीगावाट है, ये 38% से ज्यादा है। और कुल अगर बात की जाए तो 484.82 गीगावाट, यानी कि तमाम वो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्स है जिसकी वजह से भारत ने अपने 2030 के लक्ष्य को 2025 में 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी और जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत बना उदाहरण, क्योंकि दुनिया के सामने भारत नजीर पेश कर रहा है। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर अजय माथुर हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की एक पहल है जिसमें दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अभय बाकरे जी जो हैं हमारे साथ में, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, और वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय माथुर जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से भारत ने दुनिया को सौर ऊर्जा की महत्व समझाया और भारत में एक बड़ा उदाहरण पेश किया।
5 साल पहले जो हमने लक्ष्य हासिल किया है उसमें सोलर एनर्जी का कितना बड़ा रोल है और ये कैसे चमत्कार हो गया है दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो? नमस्कार। पहली बात तो यह कि मैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल हूँ, महानिदेशक। सर मैं माफी चाहता हूँ। मार्च में मेरा टर्म पूरा हुआ था जी। दूसरी बात यह है कि सौर ऊर्जा इसमें अधिक से अधिक है। लगभग जो पिछले महीने में हम लोगों ने करीब 6000 मेगावाट ऐड किए। ये 6000 मेगावाट पूरे के पूरे सोलर से ही ऐड हुए। इसके अलावा 2000 मेगावाट करीब तापीय बिजली बनी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग हम अब साल में 48 और 50,000 मेगावाट के बीच जोड़ रहे हैं, जिसमें अजय जी आपकी आवाज बहुत बेहतरीन से अब तक नहीं आ पा रही। हम आपके दोबारा संपर्क करते हैं। इस बीच में स्टूडियो में हमारे साथ में अभय बाकरे जी लगातार मौजूद है। अभय जी, क्योंकि हाइड्रोजन मिशन के लिहाज से बात की जाए तो दुनिया में इस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है उसमें हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से कितना बड़ा एक सहयोग संबल मिलता दिखाई पड़ रहा है? तो देखिए, जो हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जिसमें कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कि ये। आप बताइए, आप आवाज ठीक आ रही है? जी अभय जी अपनी बात पूरी करें जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। और जो कि हमारा लक्ष्य है, आज हमने 50% से ज़्यादा जो जीवाश्म की गैर जीवाश्म कैपेसिटी जो हमने उपलब्ध कर ली है, अब हमें 500 गीगावाट से आगे बढ़ना है। उस दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन की ओर से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आएगी, जो कि शुरू में 50-60 गीगावाट और आखिर में जो हमारा लक्ष्य है वो 100 गीगावाट से ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारा जो एक कैपेसिटी डेवलप हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर, विंड और हाइड्रो की, इससे ग्रीन हाइड्रोजन को फ़ायदा होगा और हम पूरे एक विश्व में एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बन के ऑलरेडी उभर रहे हैं जी। और इसमें इस प्रयास से ग्रीन हाइड्रोजन को भी एक बहुत सहायता मिलेगी और पूरे विश्व में हम ग्रीन हाइड्रोजन के भी एक अग्रणी देश बन के उभर के आएंगे। बिल्कुल। अभय जी, हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं जो ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने तय समय में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं। भारत ने 2030 का लक्ष्य 2025 में हासिल किया है, तो ये तो अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन भारत ने इसको किया कैसे? क्या हम अलग कर रहे हैं? क्या हम नया कर रहे हैं? किस स्केल पे हम कर रहे हैं? किस तरीके से हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसा कि जो हमारे पहले लक्ष्य थे, पहले एनडीसी जो 2015 में हमने घोषित किए थे, वो हमने 2019 और 2021 में हासिल कर लिए, लगभग 9 से 10 वर्ष पहले। जबकि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो कि अपने 2020, 2025 और 2030 के लक्ष्य है, उनको हासिल करते नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ग्रोथ की कमी है। हमारे इतने बड़े राष्ट्र में जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, उससे अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। जो मेजर एनर्जी सेक्टर से और जो एनर्जी के डिमांड सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री हुए, हाउसिंग हुए, ट्रांसपोर्ट हुए, तो इन सब में एनर्जी की एक खास ज़रूरत होती है और जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो इसलिए जो कैपेसिटी एडिशन है उसके लिए इन्वेस्टमेंट जल्दी आएगा, उससे अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांजिशंस की जल्दी निकल के आती है। और इसीलिए है कि जो विकसित राष्ट्र जो नहीं कर पाते हैं, जो कि हमसे 3 या 4 गुना ज़्यादा समय लेते हैं, हम उससे कहीं जल्दी कर पाते हैं। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पुश होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आता है, पॉलिसी के कारण उन्हें एक डिमांड मिलती है और उससे वो और आगे बढ़ने की, स्केल अप जो करने की क्षमता है, वो भारतीय इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उससे निकल के आती है। और इसलिए हम ट्रांजिशन इतनी जल्दी कर पा रहे हैं, जो कि बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अजय माथुर जी भी हमारे साथ इस पर जुड़ गए। अजय जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर भारत ने ये वक्त से पहले जो अपना लक्ष्य है वो हासिल किया कैसे, और खासतौर से सोलर एनर्जी का इसमें कितना बड़ा एक रोल रहा है? कि हम लोग लगभग 50,000 मेगावाट हर साल रिन्यूएबल जोड़ते हैं, विंड और सोलर, जिसमें करीब 30,000 मेगावाट जो है वो सोलर होता है। और जो कोयला जोड़ रहे हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 22, 23, 24 हज़ार मेगावाट जोड़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि सौर ऊर्जा ही देश की नंबर 1 जो कैपेसिटी एडिशन है उसमें योगदान दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम स्टोरेज भी इसमें ऐड करें, जो कि राउंड द क्लॉक RTC बोलते हैं जिसको,
तो बैटरी के साथ जिस वक्त भी बिजली चाहिए होगी, रिन्यूएबल्स उस वक्त बिजली आपको दे पाएगा। इसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो शायद 2030 तक हम लोग यही नहीं कि अपना लक्ष्य तो अभी पूरा कर लिया, लेकिन उस समय तक हम लोग 24 घंटे रिन्यूएबल से बिजली दे पाएंगे। जी बिल्कुल अभय जी, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि भारत लगातार तेजी से विकास कर रहा है, तो ऐसे में हमारी ऊर्जा ज़रूरतें भी लगातार बढ़ रही। मतलब जितनी डिमांड हमारी 5 साल 10 साल पहले थी, उससे ज़्यादा आज हम ऊर्जा खपत कर रहे हैं। एक तरफ तो हम ऊर्जा ज़्यादा खपत कर रहे हैं और उतनी अपनी पैदा करने में क्षमता भी बढ़ा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से और ज़्यादा तेज़ गति से कर रहा है विकास है ग्रीन एनर्जी को। इसको कैसे समझेंगे? जी हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही है जी, 6.5, 7, 7.5 इस तरह की जो ग्रोथ है बाकी देशों में नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उन्हें एनर्जी की डिमांड भी इसी तरह बढ़ती है। एक तरफ हम दूसरा लीवर यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। हम इलेक्ट्रिफिकेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतनी हमारी एनर्जी की डिमांड और जो पावर डिमांड है उसमें इफ़िशियंसी आएगी, उसी के साथ साथ हमारी ग्रोथ में इसको फ़र्क पड़ेगा। इंडस्ट्री भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर जा रही है। ट्रांसपोर्ट में आपने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इसी तरह बाकी जो हाउसिंग है, हाउसिंग में भी अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कुकिंग और बाकी डिसेंट्रलाइज एक जो रिन्यूएबल है, जिसमें पीएम कुसुम योजना जो अभी आपने बताया, पीएम सूर्य घर योजना, ये सारे एक डिसेंट्रलाइज आरई के रूप में निकल के आ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, हर इकोनॉमिक सेक्टर में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल पावर को हम यूज़ करते जाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे डिमांड क्रिएट होती है और उस डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट आता है और नए प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े स्केल के प्रोजेक्ट आते हैं। इसी के साथ साथ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो हर तरह के जितने सेक्टर्स हैं उनमें हमारा एनर्जी का ग्रोथ बढ़ रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रोथ है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने की क्षमता क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है और हम एक तरह से गैर जीवाश्म की एक इकोनॉमी की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पेरिस जलवायु सम्मेलन के समय तमाम लक्ष्य दुनिया भर ने तय किए, भारत भी एक तरीके से उसमें शामिल था और हमने तमाम दिशा में आगे काम करके दिखाया है। किस तरीके से जब हम एक देश के नाते ग्रीन एनर्जी की ओर, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से आगे जा रहे हैं, तो ये सिर्फ हम अपनी ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि पृथ्वी के भविष्य के लिहाज से भी बेहतर कर रहे हैं। कैसे ये अपने आप में दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जरा इसको थोड़ा विस्तार दीजिए। ऐसा भारत एक ऐसा देश है जहां पर डिमांड बढ़ रही है और साथ में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब कि और विकासशील देश ये देख रहे हैं किस प्रकार से एक और विकासशील देश जो भारत है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के पीठ के ऊपर अपनी सारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं उसको मीट कर रहा है। ये पॉलिसी का एक कमाल है और भारत की जो एक अटूट विश्वास है उसका एक कमाल है। कहने का ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार से भारत ने किया उसी प्रकार से और देश भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इसका पहलू है जो कि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इसकी वजह से दुनिया भर में एक तरह से एक पॉलिसी है जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, जिसकी वजह से सभी जगह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल अभय जी, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़े उसमें सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट दिखाई पड़ रहा है, जिस बात का जिक्र अजय जी कर भी रहे थे। अब आगे क्या पोटेंशियल और किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के माध्यम से एनर्जी सोर्स को लेकर ये कहा जा रहा है ये इतना बड़ा गेम चेंजर होगा, अपने आप में सारे डायमेंशंस चेंज करके रख देगा। आपको क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है कि जब हम अब यहाँ से आगे बढ़ते नजर आएंगे 2070 के अपने टारगेट्स को सेट करने के लिए, किस दिशा में, किस क्षेत्र में हम ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तक हम जितने इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जैसा मैंने बताया, हम इसको इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं और जब हम इसको इलेक्ट्रीफाई करेंगे तो हम अपने जो पावर ग्रिड है या इवन डिसेंट्रलाइज ग्रिड है उसमें हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ हम इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करते, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, जहाँ ऑयल या गैस यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन एक ऐसा विकल्प नज़र आ रहा है जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग में ला के हाइड्रोजन बनाएंगे और ये हाइड्रोजन आगे जाके गैस से रिलेटेड या गैस को रिप्लेस करेगा, नेचुरल गैस को रिप्लेस कर सकता है, सिटी गैस को
ब्लेंडिंग के साथ रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह जो बाकी ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से जैसे ट्रक्स हुए, बसेस हुए, इन सब को या तो हम ईवी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको हाइड्रोजन में चलाएंगे। कहने का मतलब जो जीवाश्म ऊर्जा है, ऑयल एंड गैस, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसके लिए हम अग्रसर होंगे, जिसमें हाइड्रोजन का रोल एक नॉन इलेक्ट्रिक फ्यूल के रूप में, एक रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में आगे देखने को आएगा। इसमें एक और बड़ी चीज़ जो अभी डॉक्टर माथुर ने बताई कि हमें एक स्टोरेज को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हम चाहते हैं कि 24 घंटे उपलब्ध रहे। इसी तरह जब रिन्यूएबल्स जब नहीं रहेगा हमें, तो हम उसको बैटरी या और किसी तरह पंप स्टोरेज में इसको स्टोर करके फिर उससे हाइड्रोजन बनाएंगे, ताकि हाइड्रोजन एक गैस को रिप्लेस करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे। और इस तरह हम धीरे धीरे ऐसे सेक्टर जिसको हम इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते, हम ग्रीन हाइड्रोजन से धीरे धीरे डिकार्बोनाइज करेंगे और ओवरऑल हम एक नेट जीरो के तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी विकसित देश इसकी ओर बढ़ने के लिए उन्हें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, उनके पास क्षमता कम है, वो इस ट्रांजिशन को कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड अदर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, देयर इन्वेस्टमेंट, देयर अट्रैक्शन और सारी जो टेक्नोलॉजीज हम जल्दी लेके आ रहे हैं, इसके कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसमें शायद पॉलिटिकल लीडरशिप का जो डिटर्मिनेशन है वो भी बहुत मैटर करता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकाल के इस विषय पर विस्तार से बात सामने रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि एससीओ सम्मेलन में क्या बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, क्योंकि चीन में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। क्या कुछ उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय चीन की यात्रा पर हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री का यह पहला चीन का दौरा है। डॉक्टर जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त चीन गए हुए हैं। विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से भी वहां मुलाकात की तो एससीओ के मंच पर भारत के पक्ष को बेहद मजबूती के साथ रखा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए एससीओ देशों को साथ आने की पुरजोर तौर से वकालत भी की है।
एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री ने बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सामने चुनौती है कि हम वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करें, विभिन्न आयामों को जोखिम मुक्त करें और उन दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करें जो हमारे सामूहिक हितों को खतरे में डालती हैं। आतंकवाद पर प्रमुखता से भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस निंदनीय आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत बताई गई थी। भारत ऐसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये जरूरी है कि एससीओ अपने संस्थापक उद्देश्यों पर डटा रहे और इस चुनौती से निपटने के लिए अडिग रुख अपनाए। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान लंबे समय से एससीओ के एजेंडे में रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से एससीओ सदस्यों को अफगानिस्तान की विकास सहायता के साथ आगे आना चाहिए। भारत अपनी ओर से निश्चित रूप से ऐसा करेगा। विदेश मंत्री ने एससीओ के भीतर सहयोग को गहरा करने के लिए अधिक व्यापार निवेश की जरूरत भी बताई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीनी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की अपनी पहली यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। सरगेई के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक विकास की समीक्षा की। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत करके अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के बालासोर में छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले की जांच के लिए यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। समिति 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर राजकुमार मित्तल की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली समिति गठित की गई है। छात्रा ने कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया था। 95% जलने के बाद उसे एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार रात उसकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बालासोर में छात्रा के आत्मदाह की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी संवेदनशील घटना का राजनीतिकरण करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की विषय नहीं है और जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं उनकी दायित्व इस राज्य में लंबे लंबे समय तक रहा है। उन दिनों में क्या क्या हुई थी ये सब इस प्रदेश की जनता के सामने है। लेकिन मैं इस विषय को फिर एक बार स्वीकार करता हूँ, जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए था। हम उसमें से दुखी है और हम उसमें से चिंतित भी है। और बात मौसम के मिजाज की। इन दिनों मानसून पूरे देश में सक्रिय है, जिसके चलते विभिन्न राज्यों में बारिश के असर से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से भूस्खलन हो रहा है, जिससे तमाम जगहों पर संपर्क कट गया है। तो मैदानी राज्यों की बात की जाए तो भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो बड़ी संख्या में खेती को भी नुकसान पहुंच रहा है। इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने गर्मी से तो राहत दिला दी है, लेकिन कई जगह जल भराव से दिक्कतें बढ़ती हैं ट्रैफिक के लिए।
पूरे देश में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। बीते 24 घंटों से देश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई सहित कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भारी बारिश के कारण तिघरा बांध का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को 345 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि जल शक्ति को 414 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली बोर्ड को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी मानसून सीजन में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। झारखंड में बेतहाशा बारिश ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। खासकर सब्जियों की फसल पर जबरदस्त असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई के लिए अलर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान वज्रपात और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16 जुलाई को बारिश की संभावना है। उड़ीसा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 और 19 से 21 जुलाई के बीच बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में 16 जुलाई को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 16 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश के चलते लोगों को एक तरफ गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी तरफ जहरीली हवा से भी उन्हें मुक्ति मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां AQI कई पहाड़ी इलाकों से भी बेहतर स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि खबर जल्दी में आज क्या है खास। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटक के राजन शाह विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुई।
राष्ट्रपति ने कुलपति और उनकी पूरी टीम के सकारात्मक दिशा में किए गए प्रयास की सराहना की। केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। कर्नाटक के आईटी सिटी बेंगलुरु में ऑटो किराया 1 अगस्त से बढ़ जाएगा। जिला परिवहन प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नया किराया केवल बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की सीमा के भीतर लागू होगा। डीआरडीओ और तेलंगाना स्थित एम्स बीबीनगर ने मिलकर कार्बन फाइबर से खास तरह का नया कृत्रिम पैर बनाया है। ये पैर 125 किलो तक का भार सहन कर सकता है। डीआरडीएल के निदेशक GA श्रीनिवास मूर्ति और एम्स बीबीनगर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर A शांता सिंह ने इसे लॉन्च किया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल